Hello everyone, how are you all? I welcome you all back to your political science class. We were doing chapter number 5 of a political science book which was Contemporary South Asia, जिसमें हम पढ़ रहे थे साउथ एशियन रीजन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से रीजन साउथ एशिया में लाए करते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि कैसा रिलेशनशिप ये कंट्रीज आपस में, किस टाइप का रिलेशनशिप इनका है, और हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कर लिया है। इन केस यू हैव मिस्ड इट तो अभी जाके चेकआउट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। ठीक है, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जितने भी साउथ एशिया के रीजन में जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो सब किसके लिए एस्पायर करती हैं, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए वो एस्पायर करती हैं, डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दे ऑल एस्पायर फॉर डेमोक्रेसी। तो अब हम देखेंगे कि बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कब आई और कैसे आई। बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश पहले किसका पार्ट था? पाकिस्तान का ही पार्ट था। ठीक है, 1947 यानी कि जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तब से लेके 1971 तक ये पाकिस्तान के अंडर ही था। तो अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश का क्रिएशन करना पड़ा, वो अब हम पढ़ेंगे। The people of this region resented the domination of Western Pakistan and the imposition of Urdu language। यानी कि इस रीजन के जो लोग थे वो क्या कहते थे कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है किसको? ईस्टर्न पाकिस्तान को। प्लस उनके साथ और क्या हो रहा था, जो वहां के बंगाली लोग थे उन पे उर्दू लैंग्वेज इम्पोज करी जा रही थी। ठीक है, तो जितने भी बंगाली लोग थे उन्होंने इस उर्दू लैंग्वेज के इम्पोजिशन को रिसेंट किया। शेख मुजीबुर रहमान लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन। अब इस ये जो क्या कहते हैं, जब रिसेंटमेंट स्टार्ट हुआ और मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उस मूवमेंट के एक लीडर थे, उनका नेम था शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने एक स्ट्रगल स्टार्ट करी किसके लिए? वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेशन के अगेंस्ट। ही डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर ईस्टर्न रीजन। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न जो पाकिस्तान है वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें ऑटोनॉमी चाहिए, यानी कि ईस्टर्न रीजन को, ईस्टर्न पाकिस्तान को अलग कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे बांग्लादेश एक तरीके से बंगाली लैंग्वेज बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा थे जिन पे जबरदस्ती उर्दू लैंग्वेज इंपोज करी जा रही थी। सून आफ्टर द पार्टीशन दे बिगैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू द बंगाली कल्चर। उन्होंने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए किसके अगेंस्ट? की जो बंगाली कल्चर के अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस की जा रही थी उसके अगेंस्ट। In 1970 इलेक्शन दी अवामी लीग लेड बाय शेख मुजीब। ठीक है, अब मैंने आपको बताया शेख मुजीबुर रहमान जो कि लीडर थे उस मूवमेंट के, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, कौन सी? अवामी लीग, जो कि इलेक्शंस में क्या कर गई? जीत गई। वोन ऑल दी सीट, सारी सीट्स जीत गई। कहाँ के? कौन से रीजन की? ईस्टर्न पाकिस्तान की। एंड सिक्योर्ड अ मेजोरिटी, और जिसकी वजह से वो मेजोरिटी में आ गए इन दी प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द होल पाकिस्तान। ठीक है, अब जब शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत गई तो अब इनके पास पावर थी कि ये डिमांड कर सके किसकी? कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याया खान। ठीक है, अब जनरल याया खान थे लीडर। द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मास मूवमेंट। ठीक है, उस टाइम पे लीडर कौन थे? जनरल याया खान। तो उन्होंने इस मास मूवमेंट को रोकने की बहुत कोशिश करी जो कि बंगाली पीपल कर रहे थे। थाउजेंड्स वर किल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। बहुत सारे लोगों को मार दिया किसने? पाकिस्तानी आर्मी ने। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड फॉर पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट, अब इस पूरे मैटर में इंडिया का रोल बताया है कि इंडिया के जो लोग थे उन्होंने बंगाली पीपल की क्या किया? उनको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी डिमांड बिल्कुल ठीक है फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड हेल्प देम फाइनेंशियली एंड मिलिट्रली। इसके अलावा इंडिया ने उनकी फाइनेंशियली और मिलिट्रली काफी हेल्प करी। इट एंडेड इन द सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस। फाइनली ये मूवमेंट कब एंड हुआ? जब पाकिस्तानी फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया ईस्ट पाकिस्तान में और बांग्लादेश फॉर्म हुआ एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, यानी कि फाइनली बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दी गई। बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट कंट्री है। हाउएवर, लेकिन क्या हुआ? 1975 में शेख मुजीब गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि शेख मुजीब ने, जो इस मूवमेंट के लीडर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराई और उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंप्लाई कर दी। कहां पे? बांग्लादेश के अंदर। This led to conflicts and tensions। अब जब ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई
तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। इन अ ड्रामेटिक ट्रैजिक डेवलपमेंट ही वाज असैसिनेटेड, और फाइनली शेख मुजीब को असैसिनेट कर दिया गया एक मिलिट्री अपराइजिंग में, जो कि अगस्त 1975 में हुई थी। उसके बाद एक नए मिलिट्री रूलर आए, कौन, जियाउर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी फॉर्म करी और इलेक्शंस जीत गए 1979 के अंदर। ही वॉज असैसिनेटेड, इनका भी असैसिनेशन हो गया और एक और मिलिट्री जनरल आए, यानी कि हम देख सकते हैं कहाँ की स्टोरी रिपीट हो रही है, यहाँ पे पाकिस्तान वाली स्टोरी ही रिपीट हो रही है। एक मिलिट्री जनरल आता था, जबरदस्ती अपना रूल एस्टैब्लिश करता था, और दूसरा मिलिट्री जनरल आके उसको ओवरटेक कर लेता था। तो अब इनका भी असैसिनेशन हुआ और एक नए मिलिट्री जनरल आए जिनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद। एच.एम. इरशाद की गवर्नमेंट आई। अब क्या हुआ, द पीपल ऑफ बांग्लादेश सून रोज इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि बांग्लादेश के लोग खुश नहीं थे क्योंकि अनस्टेबल गवर्नमेंट चल रही थी वहां पे। तो उन्होंने कहा हमें ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं, हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, डेमोक्रेसी के लिए एक तरीके से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए और डेमोक्रेसी का फेवर करने लगे यहाँ के लोग। इरशाद को फोर्स किया गया कि वो रिजाइन करें और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या करें, लिमिट कर लें। ही वॉज लेटर इलेक्टेड, उनसे कहा कि अगर आपको गवर्नमेंट में आना ही है तो आप इस तरीके से नहीं आएंगे, आप प्रॉपर इलेक्शंस के थ्रू आइए। ठीक है, तो उन्होंने इलेक्शंस के थ्रू कंटेस्ट किया और उनको प्रेसिडेंट बनाया गया फिर से 5 इयर्स के लिए। और तभी से रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, वही बांग्लादेश में चलता आ रहा है। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। आई होप आपने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है, देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके साथ हमारा पार्ट 2 यहीं पे एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि वहां पे कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्लस वहां पे डेमोक्रेसी कैसे आई। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।